हम बात कर रहे थे औद्योगिक कारणों के परिणामों की, हमने बात की आर्थिक व्यवस्था, हमने बात की सामाजिक व्यवस्था। समाज बिखर गया, जैसा कि हमने देखा संयुक्त परिवार थे टूट गए, एकल परिवार बसने लगे, क्योंकि शहरों के अंदर आवासीय सुविधा ज्यादा अच्छी नहीं मिलने की वजह से लोगों को अपने घरों से दूर जाकर इंडस्ट्रियल सिटीज के अंदर रहना पड़ा, जहाँ छोटी छोटी कोठरियां थी वहां अपने संयुक्त परिवार को लोग रख नहीं पाते थे, इसलिए परिवारों में दूरियां बढ़ गई। दूसरा, सोर्स ऑफ इनकम कम थी, शोषण ज्यादा था और लोग समाज में अपने ही समान लोगों को ये दिखाना नहीं चाहते थे कि हम कितने निम्न स्तर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आर्थिक और सामाजिक परिणामों. के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ा। तो हम बात करेंगे राजनीतिक परिणाम की। राजनीतिक परिणाम देखिए, इसमें तो एक सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वो था प्रजातंत्र की मांग। अगर राजनीतिक प्रभाव की हम बात करें तो पहला प्रभाव पड़ा औद्योगिक क्रांति होने की वजह से ही प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली अत्यधिक लोकप्रिय होने लगी। यानी कि हम लिख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली परिणाम स्वरूप प्रणाली अधिक लोकप्रिय होने लगी। इससे पहले अधिकांश देशों के अंदर अगर हम बात करें ना, औद्योगिक क्रांति से पहले अधिकांश देशों में सामंतवादी निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, जो पूंजीपतियों के हाथ में थी। अब तक राजतंत्रात्मक प्रणाली थी और वो पूंजीपतियों के हाथ में थी। इस व्यवस्था के अंदर अधिकांश देशों में जो सामंतवादी निरंकुश राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी, खासकर इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि इस व्यवस्था के खिलाफ में ही लोग खड़े हुए। अब वो अपने अधिकारों की ज्यादा डिमांड करने लगे। यानी कि नया, हम कह सकते हैं कि नया औद्योगिक पूंजीपति और मैं इससे पहले एक और सिंपल सी लाइन आपको और लिख देता हूं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। यहाँ पर देखिए, पूंजीपतियों के हाथ में थी और जो पूंजीपतियों के हित में नहीं, क्योंकि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली चाहती है कि सारा कुछ उसी के पास रहे, धन उसी के पास रहे, और पूंजीपति चाहता है कि उसके पास रहे। इसलिए पूंजीपति हमेशा ही इस राजतंत्रात्मक प्रणाली की खिलाफत करता रहा। अब हम बात करते हैं कि नए औद्योगिक पूंजीपति और मध्यम वर्ग राजनीतिक अधिकारों का आकांक्षी। इनमें जो नया पूंजीपति निकलकर सामने आया, जो नया मध्यम वर्ग था, जिसके हाथ में
अवसर पैसा आ गया इस औद्योगिक क्रांति की वजह से। अब वो चाहता था कि पावर और पॉलिटिक्स उसके पास हो, वो खुद अपने तरीके से अपने नए रूल्स लागू करना चाहता था, नए संविधान में एक्ट पास करना चाहता था, जबकि राजतंत्र के अंदर केवल एक ही रूल था, पावर सारी सेंट्रलाइजेशन थी, एक आदमी के हाथ में थी और उसका सिर्फ एक ही काम था, ज्यादा से ज्यादा धन अपने पास रखना। इसीलिए कुलीन तंत्र के विरुद्ध इसी राजतंत्रात्मक साम्यवादी व्यवस्था या कुलीन तंत्र के विरुद्ध पूंजीपति और मध्यम वर्ग एवं श्रमिकों ने संगठित होकर, इकट्ठे होकर, संगठित होकर प्रजातंत्र का मार्ग हम कह सकते हैं मजबूत किया या प्रशस्त किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से पनपे वर्गों के प्रभाव के फल स्वरूप राजनीतिक सत्ता भूमिपतियों के हाथों से मुक्त हुई। बड़ी सिंपल सी बात है। जब राजनीतिक अधिकार अपने हाथ में लेने की और प्रजातंत्र की मांग उठने लगी तो जो कुलीन तंत्र के विरुद्ध खड़े हुए थे पूंजीपति, जिनके पास नया पैसा आया, मध्यम वर्गीय लोग और श्रमिक, ये सब अपना अधिकार चाहते थे। सब लोग चाहते थे कि उनके पास कुछ ऐसा हो जिससे वो अपना जीवन खुद तय कर सके। इसलिए इन सब ने मिलकर इस प्रजातंत्र का या लोकतंत्रात्मक प्रणाली का मार्ग मजबूत किया, मार्ग प्रशस्त किया और राजतंत्र प्रणाली को जो अधिकांश देशों में फैली हुई थी उसको हटाया। इसके साथ साथ औद्योगिक क्रांति से पनपे वर्गों के, औद्योगिक क्रांति से ही तो ये पूंजीपति वर्ग पनपा, जिसके पास पब्लिक के पास ज्यादा पैसा है, मध्यम वर्ग पहला। उससे पहले तो केवल पूंजीपतियों के स्थान पर भूस्वामी थे, सामंतवादी व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था थी। लेकिन इसी औद्योगिक क्रांति से पनपे वर्गों के प्रभाव के फलस्वरूप ही राजनीतिक सत्ता जो थी वो भूमिपतियों के हाथ से निकल गई, इन कुलीन तंत्र के हाथ से निकल गई और आम आदमी के हाथ में आ गई। अब लोकतंत्र जो पॉलिटिक्स का तंत्र था, एक सिस्टम था, वो लोग के हाथ में आ गया, आदमियों के हाथ में आ गया। तो एक तो राजनीतिक प्रणाली के अंदर प्रजातंत्र की मांग उठाई। इसके अलावा इस औद्योगिक क्रांति का एक और प्रभाव पड़ा, वो प्रभाव था अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी परिवर्तन हुआ औद्योगिक क्रांति की वजह से। क्योंकि इससे पहले तो सभी देशों में राजतंत्र था और सभी अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए केवल युद्ध की तरफ बढ़ते थे। महत्वपूर्ण बात ये थी। लेकिन एक और परिवर्तन वो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन। अगर हम इसकी बात करें तो औद्योगिक रूप से देखिए अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक परिवर्तन कैसे आया कि औद्योगिक रूप से मजबूत देशों की औपनिवेशिक आवश्यकता ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति एवं विदेश नीति को प्रभावित किया।
जिनके देशों जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, इन देशों के अंदर जहां औद्योगिक क्रांतियां हुई, उनके नीचे जो औपनिवेशिक देश थे जिन पर ये राज कर रहे थे, जैसे ब्रिटिश साम्राज्य भारत के ऊपर शासन कर रहा था, ऐसे राष्ट्र इन औपनिवेशिक आवश्यकताओं ने अपने ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश स्थापित करने के लिए इन देशों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिस्टम जो था उसमें, और अपनी विदेश नीति को इस औद्योगिक क्रांति ने बहुत बड़ा प्रभावित किया, इसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया इन्होंने। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक गुटों का निर्माण, जैसे कई अलायंस बन गए, इनके अंदर ब्रिटेन, अमेरिका, इनका अलग ग्रुप था, रशिया का अलग ग्रुप था, और जर्मनी का अलग ग्रुप बन गया। ये लोग अपने अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए अलग अलग गुटों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनका निर्माण शुरू हो गया। औद्योगिक क्रांति की वजह से, अपने देश में बने ज्यादा उद्योगों को वहां पर लगाने की वजह से, और इसी कारण अनेक युद्ध हुए, जिससे मानवता के समक्ष अनेक चुनौतियां खड़ी हो गई। वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण कारण यही औद्योगिक परिणाम थे। इन्हीं उद्योगों की वजह से ही, औद्योगिक परिणाम की वजह से, अपने देश में बने उद्योगों में क्रांति की वजह से अपने देश में बने सबसे ज्यादा सामान को अपने औपनिवेशिक राष्ट्रों में खपत करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश स्थापित करने के लिए ये प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। और ये मानव के सामने, इंसानियत के सामने, मानवता के सामने अनेक चुनौतियां लेकर आ गया। राजनीति के अंदर ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिला, अंतरराष्ट्रीय स्तर की राजनीति।